चैप्टर चला हुआ था कल जो हमने किया था आपका मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी हमने कल किया था। आज हम करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है कि आपका क्या रिलेशनशिप है लैंग्वेज का और डाइवर्सिटी, लैंग्वेज का और सोसाइटी का, आपकी आइडेंटिटी में, आपके पावर और डिस्क्रिमिनेशंस के दौरान। ठीक है, आपका जो लैंग्वेज और सोसाइटी है उसके बीच में क्या होता है भाई, हमारा एक गहरा संबंध होता है। विशेष तौर पर जो लैंग्वेज है वो हमारी किससे, हमारी आइडेंटिटी से, हमारी पावर से और डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी रिलेशनशिप की। जो हमारी लैंग्वेज है वो केवल क्या है, कम्युनिकेशन का ही मीडियम नहीं है, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है उसका भी मिरर है। यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी कल्चरल, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, जो भी बिलीव्स हैं और जो भी विचारधारा है उसको अपनी लैंग्वेज के माध्यम से ही क्या करते हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, हमारी जो लैंग्वेज है और जो हमारी सोसाइटी है वो एक दूसरे को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जो लैंग्वेज है वो हमारी सोसाइटी को आपस में जोड़ती है, सोसाइटी लैंग्वेज को डेवलप करती है और दोनों का क्या है, आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आप लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस कहाँ पे यूज करोगे, समाज होगा तभी तो आपकी लैंग्वेज काम आएगी। ठीक है, अगर मान लो आप एक अकेले टापू पे रहते हो, कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये लैंग्वेज किसके साथ बात करोगे आप। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी को आपस में हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे को क्या करती है, समाज हमारी लैंग्वेज को डेवलप करता है। मान लीजिए हम कहीं पे कोई कमी कर रहे तो दूसरे हमें टोक देते, भाई आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। रिलेशनशिप समझ में आ गया सोसाइटी का और इसका लैंग्वेज का। यस मैम। ठीक है, आगे है हमारा लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। जो भाषा होती है वो व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। कैसे हिस्सा होती है, भाषा के जरिए, लैंग्वेज के जरिए ही हमें हमारे कल्चर की पहचान पता चलती है। अब जैसे देखो भाई, हम जहाँ पे भी बोलते हैं हमारी ट्यूनिंग से, हमारी भाषा से पता लग जाता, भाई आप हरियाणा के हो, हाँ जी हरियाणा के हैं। ठीक है, आप जैसे बोलते हो आपके एक्सेंट से ही व्यक्ति समझ जाता है कि ये बंदा उस साइड का है। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी बताती है कि हम किस एरिया से हैं, किस धर्म समुदाय। ठीक है, ये हमें शो करती है। जो हमारी मदर टंग है वो व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, जो हमारी एक अलग पहचान कराती है। अब हरियाणा में भी हरियाणवी एक टाइप की नहीं है, बहुत तरह की हरियाणवी यहाँ पर रीजन टू रीजन क्या करती है, वेरी करती है। उसके बाद है हमारा, जैसे हम मानते हैं कि बंदा हिंदी बोल रहा है तो वो क्या है, नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया का है, जैसे कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। ठीक है, और कोई आपकी अदर जैसे यूपी वाली भाषा वो बोल रहा है। और ठीक है, तो आपके नॉर्थ में जैसे ये हिमाचली आ गए ये। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारे एक तो एरिया को दर्शाती है। दूसरा, जो हमारी भाषा है वो व्यक्ति की सामाजिक और संस्कृति की पहचान को बनाती है और दर्शाती है। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, हमारी एक अलग पहचान बताती है। उसके बाद आता है तो जो ये आइडेंटिटी वाला पॉइंट था, ये क्लियर है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आती है लैंग्वेज एंड पावर की बात, भाषा और शक्ति। तो लैंग्वेज कैसे पावर देती है हमें, जो लैंग्वेज है वो समाज के पावर का एक इम्पोर्टेंट साधन है। कैसे है, ये लोगों को क्या करती है, जो लोग इफेक्टिव भाषा जानते हैं उन्हें अधिक अवसर मिलते हैं। कैसे पावर दिखाती है, मान लो किसी को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, वो इंग्लिश में बोलता है तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, मानेंगे हमारे इंडिया में क्या है कि जिसको इंग्लिश आ गई, वाह भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। चाहे एक बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा और उसने बहुत ज़्यादा वो कर ली, डिग्री कर ली, लेकिन फिर भी उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना कि क्या है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या बताया गया, अगर भाषा ही हमें क्या करती है, इफेक्टिव बनाती है, ठीक है, तो उन्हें अधिक अवसर मिलते हैं। भाषा के माध्यम से लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट एरिया है या फिर कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी एजुकेशनल है, तो उसमें भी हमारी लैंग्वेज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, हमारी प्रभावशीलता दिखाती है, ठीक है, लोगों से एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, चाहे हम गवर्नमेंट एरिया में हैं, चाहे हम एजुकेशनल में हैं, चाहे हम वोकेशनल एरियाज में हैं, तो सभी जगह पर लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। उदाहरण जैसे अंग्रेजी जानने वाले लोगों को जो एजुकेशन है और जो नौकरी है उसमें अधिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेता और अधिकारी भाषा के माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं। नेता क्या करते हैं, अपनी आधिकारिक भाषा यानी कि जिस तरीके से वो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जनता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और क्या है, इस तरीके से लैंग्वेज क्या है, एक पावर के तौर पर हमारी हेल्प करती है। भाषा क्या है, हमारे सामाजिक संस्कृति और कंट्रोल का साधन बन जाती है। अब तुम देखो, जैसे पहले थे, भाई मैं अपनी बताती हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, वो वैसे तो देखो बहुत ही क्या थे, पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, हमारे इनसे पहले नरेंद्र मोदी जी से उनको बहुत अव्वल नंबर की क्या थी, नॉलेज थी, लेकिन वो हमेशा जब भी वो भाषण देते थे तो वो इंग्लिश में देते थे। उनका वो भाषण इतना इफेक्टिव नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था, क्योंकि हमारी जनता क्या है, ऑलमोस्ट जनता जो क्या है, जिसको इंग्लिश नहीं आती। आज मोदी जी जब भाषण देते हैं, ठीक है, वो देते हैं जिस भी रीजन में वो जाते हैं उसी रीजन की लैंग्वेज को वो उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, उसी रीजन की लैंग्वेज को वो मिक्स कर लेते हैं, तो उनका भाषण ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि लोगों को वो समझ में आता है। इसलिए भाषा क्या है, हमें पावर भी देती है, ठीक है। तो भाषा क्या है, हमें शक्ति प्रदान कर रही है। हम बोल रहे हैं, हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। भाई देखो, जो स्पीच है, मैं बाकी में किसी सुनती नहीं क्योंकि इतना टाइम है नहीं, लेकिन जब मनमोहन सिंह की स्पीच आती थी तो हमें सच में ही मजे नहीं आते थे। अब है आपका ये तो थी भाषा एज ए पावर के तौर पर। अब है लैंग्वेज एंड डिस्क्रिमिनेशन, भाषा और भेदभाव का क्या है। तो भाषा के आधार पर भी समाज में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वालों को कमतर समझा जाता है। उच्च और निम्न भाषा में भी, यानी कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में भी क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो ना, तो वो हिंदी बोलने वालों से बड़ा नफरत करते हैं, ठीक है, उनको अच्छी नहीं लगती, वो कम समझते हैं हमें, ठीक है, कि ये हिंदी बोल रहे हैं तो इनको कुछ नहीं आता। ऐसे पीएचडी में एक मेरी फ्रेंड भी है, फ्रेंड क्या है, क्लास में ऐसे ही जो बोलती है मुझे हिंदी नहीं आती, मेरे से कभी भी बोलती है कि भाई इंग्लिश में बात करो, तो मुझे हिंदी नहीं आती। मगर तेरे लिए मैं इंग्लिश में क्यों बात करूं, मैं क्यों अपनी भाषा छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब भी वो जरूरत होती है ना, कि मान लो ऑफिशियली कोई काम है, तो मैं उससे उसी की भाषा में बात करती हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन बात आए तो मैं कहा भाई, मैं तू हिंदी बोल ले, जब तेरे को समझ में सारी आ रही है मेरी, तो बोल क्यों नहीं सकती। तो उसने ये होता है, हमारे साथ हमारी भाषा को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अलग अलग भाषा बोलने वालों को क्या है, कमतर आका जाता है। मान लीजिए 2 बंदे आ गए इंटरव्यू के लिए, एक हिंदी भाषा में बोल रहा है, दूसरा इंग्लिश भाषा में बोल रहा है। भले ही हिंदी वाले की डिग्रियां इंग्लिश वाले से ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अपॉर्चुनिटी किसको मिल जाती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा बोलता है, ठीक है। तो ये आ गया एक आपका डिस्क्रिमिनेशन का। दूसरी बात आ गई आपकी, खासकर जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनमें तो यही चलता है भाई, एक्सेंट के आधार पर भी भेदभाव होता है। बिल्कुल सही बात है, एक्सेंट के आधार पर भी हमारा भेदभाव होता है। अब जैसे हमारे में भाई, हम कितनी ही हिंदी बोल लें, हम क्या है, हमारे में जो एक्सेंट है हमारी मातृभाषा का, वो आता ही है। अब जैसे हरियाणा वालों में हरियाणवी का टच मिलेगा, चाहे वो कितनी ही हिंदी बोले। अब मैं हिंदी बोल रही ना, मेरी हिंदी में भी लगेगा कि हाँ, ये हरियाणा से है। अब आप लोग जैसे ऑलमोस्ट मेरी क्लास में बिहार से हैं, तो उनकी लैंग्वेज में वो टच है, वो बोल हिंदी रहे हैं, लेकिन टच है उनकी। तो जो एक्सेंट है हमारा लैंग्वेज का, उसके आधार पर भी हमसे क्या किया जाता है,
भेदभाव किया जाता है। हमारी भाषा को उच्च या निम्न भाषा में विभाजित कर दिया जाता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या माना जाता है कि शहर वालों से कम आँका जाता है, ठीक है? आप रिसेंटली मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मेरी बेटी का एडमिशन हुआ तो मेरी सास बोली मैंने अभी साथ में ही जो स्कूल है DIPS, तो उनकी लैंग्वेज अच्छी है, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, गाँव वालों को तो लिखा ही नहीं है, ठीक है? लेकिन ये मैंने समझाया उनको, फिर तो मगर मैंने PhD कर रही हूँ, मेरे को भी कोई नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब तो अगर शहर वालों को ही नॉलेज है, तो फिर हमारे गाँव वालों को तो मगर इतने बड़े-बड़े जो पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं ना बच्चे, गाँव से ही निकल के आ रहे हैं। आप देख लो कितने खिलाड़ी हैं, कितने बड़ी-बड़ी पदवी पे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे गाँव से निकल के आ रहे हैं। सिर्फ सिटी में रहने से, इंग्लिश बोलने से नहीं, बच्चे के अंदर अगर जुनून है कुछ भी करने का, तो वो हर जगह कामयाब होएगा। अब मैम प्रेसिडेंट को ही ले लीजिए हमारी। हाँ जी, वो तो बिल्कुल आप ट्राइबल उनको एरिया से जाके निकल के बताइएगा आई है। सासू माँ को आप प्रेसिडेंट के लिए। हाँ जी, हाँ, हाँ, सही और बोला। ये मैंने बोला था, एग्ज़ाम्पल बोला था कि हमारी जो ऑलमोस्ट द्रौपदी मुर्मू मैम है, वो तो उनकी बिल्कुल ही ट्राइब एरिया से आई हैं। उनकी ऑलमोस्ट मैम 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम 150 करोड़ की आबादी है। और तब जाकर मैम उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक। हाँ जी, तो अब ये क्या है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लैंग्वेज को लेकर। अब अंग्रेजी ना जानने वालों को कई बार क्या है, कम योग्य माना जाता है, ठीक है? जिनको इंग्लिश नहीं आती, सोचेंगे इसने क्या पढ़ाई कर रखी है, ठीक है? तो उनको कम आँका जाता है। तो भारत के अंदर जो भाषा है, उसमें क्या है, सामाजिक असमानता है, और यानी कि जो ये क्या है, हमारी लैंग्वेज यहाँ पर असमानता को और भेदभाव को बढ़ा देती है। और इसका सोसाइटी के ऊपर, भाषा और समाज का परस्पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मान लीजिए सोसाइटी में चेंज आता है तो भाषा भी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी और नई संस्कृति से भी नए शब्द आते हैं। भाषा सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखने और बदलने का काम करती है। अब देखो ना, तुम अगर देखो ना, तो रूरल एरिया में भी क्या हो गया है, चेंज आने लगा है। हमने अपना बचपन देखा और अब हम अपने बच्चों का बचपन देख रहे हैं, तो ना बिल्कुल चेंज है। हमारे वाले बचपन में क्या था, प्योर जो गाँव का जो था वो सब कुछ था, लेकिन आजकल के बच्चों में नहीं है। गाँव में भी ऐसा माहौल हो गया है जैसे सिटीज़ के अंदर होता है, वही लोगों का सीमित हो गया है, आपस में बोलना, आपस में उठना-बैठना सीमित हो गया। जैसे पहले लोगों के एक जैसे घर होते थे ना, पूरे लोग बैठे रहते थे, ठीक है? लेकिन अब वो चीज़ें क्या है, कम होने लगी है, सब अपने घरों में ही सीमित रहने लगे हैं। शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही है ये, हाँ, थोड़ा, लेकिन यहाँ पे भी चेंज होने लग गया। हमारे ज़माने में पावर क्या है, हमारी पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे आई। अब आगे आता है हमारा टॉपिक, ठीक है बेटा? अब है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मल्टीलिंग्विज्म एज ए रिसोर्स एंड ए स्ट्रेटजी, ठीक है? तो शिक्षा में कि शिक्षा और समाज किस प्रकार एक रिसोर्सेज और एक स्ट्रेटजी के रूप में काम करते हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है? कि जो मल्टीलिंग्विज्म है हमारे यहाँ पर, वो किस प्रकार एक संसाधन और एक स्ट्रेटजी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो देखो, मल्टीलिंग्विज्म क्या है, आप अभी तक करते आए हो कि जब हम एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हमें होता है, या एक से अधिक लैंग्वेजेस का जब हम उपयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मल्टीलिंग्विज्म। जैसे हमारा देश क्या है, 22 भाषाओं को फॉलो करता है, 22 भाषाओं को यहाँ पे मान्यता प्राप्त है, तो क्या है, हमारा एक मल्टीलिंग्विज्म कंट्री है। अब हम मल्टीलिंग्विज्म को एज ए रिसोर्स के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं, हम संसाधन के तौर पर इसको कैसे यूज कर सकते हैं? एक तो क्या है भाई, संसाधन के तौर पर हम अपनी नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनको समझने में हमें हेल्प होती है, और जो हमारे सीखने की जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो डेवलप होती है, ठीक है? और भाषा के माध्यम से हमारे अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो एज ए हम इसको किसके तौर पर यूज कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स के तौर पर हम इसको
यूज कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे एक छात्र है वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल भाषा जानता है, तो वो क्या है और अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकता है। ठीक है, आपको मान लीजिए अगर इंग्लिश में मैं पढ़ाती हूँ तो भी आप समझ जाओगे, इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे, हिंदी में पढ़ाती हूँ तो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। अगर रीजनल भाषा में, मान लो अगर मैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी रीजनल भाषा समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ के जितने बच्चे होंगे उनको रीजनल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ाते हैं तो वो समझ जाएंगे। तो ये था हमारा क्या, मल्टीलिंग्विज्म एज ए रिसोर्स। रिसोर्स के तौर पर हमारा क्या है, मल्टीलिंग्विज्म। अब क्या है हमारा मल्टीलिंग्विज्म एज ए स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के रणनीति के तौर पर आप इसको कैसे यूज करते हो। क्या है, जो टीचर है वो क्लासरूम में कई भाषाओं का उपयोग करके पढ़ाई को आसान बनाते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, मान लीजिए अगर हम अलग अलग लैंग्वेज का उपयोग करके पढ़ाते हैं तो उससे क्या है, हमारी लैंग्वेज और भी इजी हो जाती है। अब मान लीजिए मैं आऊँ क्लास में आके आपको, मान लीजिए इंग्लिश की बुक है उसमें डिटो मैं पढ़ा के चली जाऊँ ना, तो मैं कुछ समझाऊँ तो क्या है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं आऊँ इंग्लिश में, चलो मैंने पैराग्राफ पढ़ दिया और उसको मैं समझा रही हूँ आपको आपकी भाषा में, आपकी मदर टंग में, तो उससे क्या होएगा, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको हमें क्या है अपनी मातृभाषा में समझाना चाहिए ताकि बच्चे को वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और अगर आप जब अलग अलग भाषाओं के व्यक्तियों को आप मौका दे रहे तो ज़्यादातर छात्र क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी समझ विकसित होएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब क्या है, जैसे हम बचपन में वर्ड मीनिंग याद करते थे, ठीक है, तो जो भी टीचर था इंग्लिश का वो डिफिकल्ट वर्ड को हमें किस में समझाते थे, हिंदी में समझाते थे, जिससे हमें क्या है वो जल्दी लर्न हो जाते थे और हमें उसका मीनिंग क्लियर हो जाता। ये स्ट्रेटजी है। अब जो है हमारी जो मल्टीलिंग्विज्म की जो रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज है वो इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है भाई इसकी, क्योंकि ये हमारे छात्र जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि सभी को एक साथ शिक्षा, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में क्या है, जो हमारी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दे रहा है, यूनिटी को और आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी, जो कम्युनिकेशन है वो भी बढ़ता है हमारा, और रोजगार के जो अवसर है, एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वो भी क्या है हमारे बढ़ते हैं। अब लास्ट में क्या है हमारा, जो मल्टीलिंग्विज्म है वो हमारे लिए क्या है, एक पावर है, हमारी कमजोरी नहीं है। इसको हम एज ए रिसोर्स, एज ए संसाधन के तौर पर यूज कर सकते हैं और एज ए स्ट्रैटेजीज के तौर पर हम इसको क्या है अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी जो शिक्षा है उसे समाज में क्या है हम एक पॉजिटिव रूप में अपनाना चाहिए, लेकिन कि जो मल्टीलिंग्विज्म है उसको हमें एज ए रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी को एज ए पॉजिटिव वे में हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमें क्या है इजीली वो सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, अब है हमारा लास्ट थर्ड चैप्टर, उसके बाद क्या है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज नहीं तो कल क्या है आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब आता है आपका लैंग्वेज डिस्कोर्स। फोर्थ बुक का मैम। हाँ हाँ, फोर्थ ए का बेटा। थर्ड आपका लैंग्वेज डिस्कोर्स इन द क्लासरूम, जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज। तो देखते हैं जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज से क्या अभिप्राय है। जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका यूज एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग करता है। जैसे मैं अब आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, तो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, चाहे मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो जिस लैंग्वेज का मैं यूज कर रही हूँ वो क्या कहलाती है, आपकी जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज कहलाती है। ये लैंग्वेज केवल क्या है, आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि आपको डायरेक्शन देती हूँ तब भी यही भाषा का यूज करती हूँ, क्वेश्चनिंग करने में, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, आपसे बातचीत करने में। ठीक है, तो जो लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ वो क्या कहलाती है, आपकी जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज।
ठीक है, मीनिंग क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद देखो इसकी फीचर्स बताइए, फीचर्स क्या हैं भाई? सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है भाई, एक तो जो हमारी लैंग्वेज जो मैं यूज कर रही हूँ वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल बाल के चली जाऊं, तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाए तो कोई फायदा नहीं, आप काम कम कर लो लेकिन अच्छे से कर लो। ठीक है, तो जो भाषा मैं यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल क्या है आपकी, इजी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, जो स्टूडेंट को इजीली क्या है समझ में आए। दूसरी बात, पर्पसफुल, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि मैं जो भी वाक्य जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को समझाना। तो ऐसे ही टाइम पास करके नहीं जाना क्लास में, यानी कि आज मैं क्लास ले रही हूँ तो इसका मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि मैं इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो पर्पसफुल होनी चाहिए। आगे है हमारी इंटरेक्टिव, हमारी जो भाषा है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ताकि टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए हमेशा गुस्से में रहूंगी, ठीक है, तुमसे कभी बोलूंगी नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग डरने लग जाओगे कि नहीं भाई ये मैम तो चलो आती है, तुम लोग फिर क्या करोगे, सारे बच्चे लगा के फोन में आके अपनी अटेंडेंस लगा के फोन को रखोगे साइड में और निकल लोगे, सिर्फ क्लास में मैं पढ़ाती रहूंगी। तो हमारी जो लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं हम वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, अगले बंदे को समझ में आनी चाहिए और मुझे दूसरे बच्चों की समझ में आनी चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बढ़ सके। आगे है पॉजिटिव, हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तुम्हें, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इन द सेंस आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने वाली भाषा मुझे यूज करनी चाहिए। जो वेग लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। वेग लैंग्वेज का मतलब होता है जो आपकी सदाचार की भाषा नहीं है, जिसमें गाली गलोच होता है, वो होती है वेग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और वो क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है। आगे क्या फीचर बताए, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव होनी चाहिए हमारी, सभी छात्रों को हमें शामिल करने वाली भाषा का यूज करना चाहिए। अब देखो अभी 2 मिनट पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी कि पहले वाली में वो जस्ट इंग्लिश में रीड आउट करके चली जाती है तो हमें समझ में नहीं आता, एक मैडम वो बिल्कुल हिंदी में पढ़ के चली जा रही है, पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक टीचर को कैसी भाषा यूज करनी चाहिए ताकि वह सब छात्रों को समझा सके, मतलब बायलिंगुअल उसको लेके चलना चाहिए छात्रों को। ठीक है, कि इंग्लिश वालों को भी समझ में आए और हिंदी वालों को भी समझ में आए, ना तो इंग्लिश वालों को डिफिकल्टी हो और ना ही हिंदी वालों को डिफिकल्टी हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जो आपकी यस मैम। क्लासरूम जो लैंग्वेज होती है वो कई टाइप की होती है, देखते हैं हम कौन कौन सी होती है। एक तो होती है हमारी इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी होती है हमारी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन निर्देश देने वाली भाषा क्वेश्चनिंग लैंग्वेज होती है। एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज होती है हमारी, एक फीडबैक लैंग्वेज होती है और एक डिसिप्लिनरी लैंग्वेज होती है। आप 5 तरह की भाषा का यूज कहाँ पे कर रहे हो, अपनी क्लास में कर रहे हो। सबसे पहले बात आती है आपकी इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको। जैसे मैंने क्लास में एंटर किया, आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, भाई अपनी बुक निकाल लीजिए, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक निकाल लीजिए। बीच बीच में मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनो भाई, अपना काम पूरा करो। यानी कि क्लास में जब टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, तो बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शन देता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, ध्यान से सुनो, अपनी 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 बुक्स ओपन करो। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है। आपको टीचिंग के दौरान बीच बीच में टीचर जब इंस्ट्रक्शन देता है तो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कहलाती है। दूसरा है आपका क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास में, ठीक है, तो उसका वो क्या कहलाती है, आपकी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज। किस तरीके से, क्या विचार है तुम्हारा, इसका उत्तर कौन देगा, ठीक है,
तो ये सारी चीजें, भाई आज का टॉपिक जो कराया है उसमें से क्वेश्चन बताओ मुझे ये, ठीक है। जब मैं आपसे पर्सन पूछती हूँ तो वो जो लैंग्वेज कहलाती है वो क्वेश्चनिंग लैंग्वेज कहलाती है। एक है एक्सप्लानेटरी लैंग्वेज। एक्सप्लानेटरी जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक को, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या है, एक्सप्लानेटरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि या फिर क्या तुम्हें समझ में आया जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैं एक टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में तुम्हें समझाने की, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती हूँ और ऐसी लैंग्वेज का यूज करी जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सप्लानेटरी लैंग्वेज कहलाती है। एक होती है फीडबैक लैंग्वेज। अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फीडबैक लैंग्वेज भी होती है। फीडबैक लैंग्वेज में जैसे मैं बोलती हूँ आपको समझ में आ गया, जब आप लोग बोल देते हो यस तो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। या फिर मैं ये बोलती हूँ जब तुम्हारा इवैल्यूएशन करती हूँ, तुमसे टेस्ट वगैरह लेती हूँ, तो मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ कि बेटा नहीं, आपने ये इस अकॉर्डिंग नहीं लिखा, अब आपको इसके अंदर ये चीजें और आपको ऐड करनी है जिससे आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फीडबैक लैंग्वेज, ठीक है। आप टीचर की देखते हो लैंग्वेज चेंज होती है पढ़ाई के दौरान, पढ़ाने के दौरान, कभी नोटिस किया हो तो। एक होती है डिसिप्लिनरी लैंग्वेज। डिसिप्लिनरी, जब बच्चे बड़ा परेशान करते हैं तो टीचर क्या बोलता है, शांत हो जाओ, ठीक है। या फिर आपको क्या है, गुस्से में बोलता है, ठीक है। तो जो आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड जो जो चीजें फॉलो करवाता है वो डिसिप्लिनरी लैंग्वेज कहलाती है। तो क्या आपने ये सारी की सारी लैंग्वेज नोटिस की हैं आज तक की पढ़ाई में? यस मैम। होती ना ऐसे ही मैम यहाँ पे वो टाइम लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, एक नया, टाइम लैंग्वेज। जैसे कि मैम जैसे मेरे स्कूल में एक अच्छा बहुत सिस्टम था, वो मेरे प्रिंसिपल जो न्यू बने थे उन्होंने ये लाया था, जैसे कि फर्स्ट पीरियड है तो वो हमेशा एसएसटी होगा, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट पीरियड है, आप बच्चे फ्रेश हैं, खा पी के नस्ते मतलब स्कूल पहुंचे हैं, और फर्स्ट पीरियड हमेशा एसएसटी, जिससे कि बच्चे का माइंड फ्रेश है, वो एसएसटी को एब्जॉर्ब कर सके, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी। और लंच से ये तो हाँ तो बेटा फिर मैम उसमें ये, आ गया ना, डिसिप्लिन में आ गया एक तो, कि उन्होंने एक मैम डिसिप्लिन फॉलो कर डिसिप्लिन, दिया कि पहले यही पीरियड लगाना है। तो ये टाइम लैंग्वेज एक नया नहीं लिख सकते हैं? भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिख सकते टाइम लैंग्वेज। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आप हैं, मैम लास्ट टाइम जो पढ़ा रही थी उनका क्या था कि पढ़ा अच्छा रही थी, इंग्लिश हो या जो भी हो, बट उनका टाइम जो था वो तो पहला तो फिक्स था कि सप्ताह में 2 दिन देना है, सैटरडे सॉरी संडे सिर्फ देना है। उसमें भी उनका टाइम ऐसा था जो हेक्टिक था, मतलब शाम के 4 बजे, जो कि मैम नॉर्मली किसी के लिए रोशन भी एक टफ है। मिनट मैं कुछ बोलूं। मैम 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 जब 4 बजे मैम क्लास लेती थी ना, फिर नींद आ जाता था, मैं तो कितने बार सो भी जाती थी। में जो हम बात बोलते हैं, चाहे हम शुरू से लेकर क्लास के शुरू से लेकर अंत तक हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें हम कैसी कैसी बातें करते हैं। हम कभी कभी उनको फीडबैक देते हैं किसी चीज का, हाँ हम जी, किसी चीज के कैसी लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल देते हैं। सही, सही बोल रहे हो। हाँ तो हम हाँ तो उसमें ये चीज हम सिखाते हैं। अगर रोशन मतलब प्रिंसिपल ने ये बोला है कि हम हमारा सबसे पहला पीरियड एसएसटी का होगा, तो वो या तो इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, नहीं तो वो डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं स्कूल में, ये आ सकता है। वो इन दोनों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बात किस चीज के ऊपर है वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं या कौन से टाइम पे हम क्या चीज करते हैं, ये सब डिसिप्लिन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो रोशन, मतलब जो भी है। यस यस, थैंक यू मैम। मुस्कान, आपने जब नाम रोशन ले लिया ना तो बाद में आप जो भी है मत बोला करो, वो फिर आपका किस में चला जाता, वेग लैंग्वेज में चला जाता है। हम बोलते हैं ना नहीं नहीं मैम, सॉरी सॉरी मैम, मैंने ना रोशन जो भी है नहीं बोला, मतलब मैंने ये टॉपिक के लिए बोला था कि शायद उनको समझ में आया, रोशन को समझ में आया नहीं आया। सॉरी हाँ रोशन, मैं, मुझे नहीं नहीं मैं मैंने अंडरस्टैंड तुम्हें कर नहीं गया बोला, था, नहीं 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 मैं आपको वो नहीं अंडरस्टैंड कर बोला गया। मैंने। नहीं नहीं आपको नहीं, उसको मैं ये बोल रही हूँ, हम जब भी ऐसे में हमारी क्लास में बोलते हैं ना, हमारी एक एथिक्स वाली क्लास लगती है, वो कोई भी बच्चा ऐसे बोल देता है ना, मेरे पास तो मैसेज वैसेज कुछ आया ही नहीं, हमारी टीचर उसका 1 मिनट में इतनी बेइज्जती करती है। मैसेज वैसेज क्या होता है, ये क्लासरूम है, आप क्यों इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो मेरी क्लास में? बाप रे बाप, बोले वेग लैंग्वेज यूज करते हो तुम लोग। अब सॉरी मैम, थैंक अरे यू, ना, सॉरी रोशन सर, सॉरी। अरे नहीं 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 मैं मुस्कान,
चलो अब आ जाते हैं जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो छात्रों को अंडरस्टैंड कराने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे को क्या है इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, बच्चे क्या है एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके अपनी क्लास में, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ क्रिएट हो सके, और जो कोई भी लैंग्वेज बच्चा सीखना चाहता है वो इजीली उस लैंग्वेज को सीख सके। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या क्या अपना सकते हैं अपनी जनरल क्लासरूम की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट या इफेक्टिव बनाने के लिए। बिल्कुल इजी और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। अगर हमें ज़रूरत पड़े, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम मदर टंग का भी उपयोग कर सकते हैं। गेस्चर्स और एग्जाम्पल की सहायता से भी बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बोलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे कठिन शब्द आते हैं उसको क्या करते हैं हम, जितने भी यानी कि हार्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसको बच्चे को इजीली अंडरस्टैंड या बिल्कुल इजी वे में बच्चे को समझाना। तो लास्ट में क्या, जो हमारी जर्नल क्लासरूम है वो क्या है, हमारी जो आज का जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो क्लास का सफल संचालन का आधार होती है, जो लैंग्वेज होती है क्लास की, वो क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें केवल सिर्फ हम नॉलेज प्रदान करने में मदद करते हैं, बल्कि छात्रों की जो लैंग्वेज और सोसाइटी के यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सा बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने टीचर को कॉपी करते हैं। जैसा जैसा टीचर करती है ना, छोटे बच्चे वैसा वैसा करके आके घर पे वैसी ही चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो जो लैंग्वेज है ना हमारी क्लासरूम की, वो सिर्फ क्या है नॉलेज प्रदान करने का ही एक आधार नहीं है, बल्कि जो हम क्लास में छात्रों की सोशल डेवलपमेंट भी होती है हमारी क्लासरूम लैंग्वेज से। ठीक है, तो इफेक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज में जो हमारी, ताकि हमारी इफेक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज कौन सी है, जो हमारी टीचिंग को क्या करती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्लियर बनाती है और यूज़फुल बनाती है, जिससे क्या है बच्चे को समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, बच्चे की जो लैंग्वेज है, टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर सके, अच्छे से क्या है वो इंस्ट्रक्शन दे सके, एक्सप्लेनेशन दे सके, फीडबैक दे सके, सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, क्लासरूम लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब इसके बाद बात आती है आपकी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एंड लैंग्वेज लर्निंग। और एक टॉपिक रह गया, यूज ऑफ लिटरेचर अक्रॉस द कैरिकुलम, रोल ऑफ क्वेश्चनियर एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं बताइए, अभी अभी बात कर रहे हैं हम लोग। आसपास पे कैसे आप बातचीत करते वो भी। हाँ जी, अब बात आती है हमारी क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की एंड लैंग्वेज लर्निंग की, कि क्लास में कैसे हम क्या है कमांड देते हैं या डायरेक्शन देते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी हम क्लास में डायरेक्शन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, ठीक है, जो टीचर की क्लासरूम में विद्यार्थियों की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसकी लर्निंग के दौरान भी तो ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको क्लासरूम में एक विद्यार्थी की जो भी एक्टिविटी है, जो काम कर रहे हैं, चाहे वह खेलने का कर रहे हैं या फिर क्या है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन उनको वहाँ पर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग प्लेग्राउंड में भी, यानी कि जितने टाइम तक वो स्कूल में है, बच्चे को क्या है क्लास के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, यानी कि जैसे इधर उधर आपको कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया। आपको जस्ट क्या है एक दूसरों को के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना काम ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें बताया गया है ये इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि छात्र इन्हें सुनकर समझकर फिर पालन करता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो क्या है, आप लैंग्वेज में ही दे रहे हो बच्चे को। बच्चा पहले क्या है इनको अच्छे से सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर इनको फॉलो करता है। तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे, बिल्कुल स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, जिसमें क्या है केवल आदेश नहीं होना चाहिए, बच्चे को सिखाने का माध्यम भी होना चाहिए। यानी कि हर बार इंस्ट्रक्शन में बच्चों के सामने ऑर्डर नहीं होना चाहिए,
बल्कि बच्चों के सीखने का भी माध्यम होना चाहिए। जैसे बेटा आप बुक्स खोल लो, आप ध्यान से सुनना, अपना आंसर लिखो, ठीक है? इस तरह की बातें। सारे के सारे ऑर्डर नहीं देने, बच्चे को प्यार से भी हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो इसमें क्या है, हमारा क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में जो लैंग्वेज है हमारी, उसका क्या रोल है? हमारी देखो क्या रोल है लैंग्वेज का क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में। एक तो हमारी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है, हमारे अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग आती है, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, ठीक है? ये बातें इन्होंने बताई है। तो सबसे पहले जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं, छात्र क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो जितने भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनते हैं तो उनकी क्या है, सुनने की जो स्किल है, लिसनिंग जो स्किल है वो डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग, जब आपको कोई भी गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो आप उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जब आप उस चीज़ को समझते हैं तो आपकी भाषा के, आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो पकड़ है वो मजबूत होती है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाते हो। जब आपने किसी चीज़ को अच्छे से सुना है, समझ गए हो, तो आप उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ईज़िली आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। टीचर ने जो गाइडलाइंस दी आपको, जो इंस्ट्रक्शन दिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी इसमें आती हैं। वोकैबुलरी डेवलप होती है, बार-बार मैम आप चीज़ों को सुनते हो। मैम ये जो भी बता रही है टू वे है या वन वे है? मतलब कि टीचर की तरफ से सिर्फ है या स्टूडेंट की तरफ से भी है? बेटा ये एक बात बताओ, जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन तो टीचर दे रहा है, लेकिन उसको फॉलो कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। तो दोनों का इंटरेक्शन इनके अंदर हो रहा है। नमस्ते बेटे, ठीक है? तो दोनों का इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हो रहा है और दोनों की क्या है यहाँ पर। जैसे मैम मेरे स्कूल में जैसे कि क्या होता है कि कभी-कभी प्रिंसिपल नहीं आए हैं, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं आए हैं। समटाइम क्या होता है कि स्कूल में जो स्कूल कैप्टन है या वाइस कैप्टन है या स्कूल या हाउस कैप्टन है या क्लास मॉनिटर है, तो समटाइम उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको डील करना है ये सब सिचुएशन को। तो मैम वो पूछ रहे थे हम कि एज़ अ उस समय वो इंस्ट्रक्शन एज़ अ स्टूडेंट भी दे सकता है, हाँ, दे एज़ अ सकता है बेटा। अगर मान लो आपने बोला, मान लो क्लास टीचर अब्सेंट है, तो उस दिन क्या है, कौन आपकी क्लास को देख रहा है? अगर कोई मॉनिटर है वो देख रहा है, तो वो भी तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना आपको कि भई इसको फ़ॉलो करो, नहीं तो मैं टीचर को बता दूँगा, तुम्हारे नाम लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे। और जो इंस्ट्रक्शन से क्या है, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। बार-बार आप एक चीज़ को सुनते हो तो वो चीज़ आप बोलना भी आपको आ जाता है और आप सीख भी जाते हो और एक नई वोकैबुलरी आपके उसमें जो स्टोरेज है उसमें बढ़ जाती है। स्टोरेज कंप्यूटर वाली नहीं, आपके दिमाग वाली। अब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की फीचर्स कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, घुमा-घुमा के बातें नहीं करनी, जो काम है भई सीधा मुँह पे बोलो। ब्रीफ छोटे होने चाहिए, पूरी लंबी रामायण कथा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होने चाहिए, रिपिटेशन नहीं होनी चाहिए, गेस्चर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? हमें हाव-भाव के ज़रिए। मैम, इसमें हम जैसे इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइम टेबल जो होता है, उसी हिसाब से उसको हम लिख सकते हैं इसमें? इसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में। यस मैम, मैम क्लास में जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, अभी हिस्ट्री की टीचर आएगी तो हिस्ट्री के बारे में बताएगी, साइंस की आएगी तो साइंस के बारे में कुछ बताएँगी, तो मतलब नॉलेज तो हमें हर जगह से मिल रहा है ना, तो हाँ हम उस जी। चीज़ को लिख सकते हैं ना? अच्छा, जैसे जैसे हमने क्लासरूम का टाइम टेबल आ गया, ये भी इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट बना दिया, यही बोल रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ, इंस्ट्रक्शन में आ गया ये, टाइम टेबल को फ़ॉलो करना। मैम मेरा भी थोड़ा-सा डाउट था। हाँ, पूछ मैं बेटा। पूछ रही थी, इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होते, मुझे लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते हैं, टीचर टीचर, के लिए भी इंस्ट्रक्शन यस, होता है होते कि हैं। किस तरीके से, जैसे आपने मुझे अभी समझाया कि जब हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस डिसेंट होना चाहिए, हमारा यस। टाइम पे आना, समय पे आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे डिसिप्लिन में आता है कि टीचर भी किस तरीके से हाँ क्लास जी, में बिहेव करती है। हाँ जी, टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको इन क्लासरूम में इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? आपको तो बच्चों। मैम इसमें
तो मैम इसमें हम ऐसे बना सकते हैं कि मतलब टीचर की क्या टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स बना के लिए सकते क्या हो। इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और इसमें एक पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कि अगर मतलब क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रही है, तो उसमें साइलेंट होना चाहिए, मतलब जो आसपास की दूसरी क्लासेस हैं, उन बेटा इसको छोड़ दो, इसमें से भी उनमें से भी आवाजें नहीं आनी चाहिए, या मतलब उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट के लिए भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल शामिल कर सकते हो बेटा, आप बिल्कुल क्वेश्चन में लिख सकते हो कि एक क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी क्या है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, उनको भी क्या है डिसिप्लिन में रहकर इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, समय से क्लास में आना। जैसे इंस्ट्रक्शन है कि टीचर को क्लास में फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कोई भी इसमें ये नहीं है कि आपको बच्चे ऐसे बैठे हैं और आप फ़ोन में गेम खेल रहे हो, ठीक है, ये भी तो इंस्ट्रक्शन में आ गया ना आपका। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो कि टीचर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन। ओके मैम, थैंक यू। बट मैम क्लासरूम में तो टीचर को इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना दिया जाएगा, स्टूडेंट को ही दिया जाएगा ना। बेटा देखो, अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो तो वो भी कर रहे हैं ना। मैम वो तो कर रहे हैं, बट मैम एक मिनट, बट यहाँ पे है कि कक्षा कक्ष में अनुदेशन, तो इसमें डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कक्षा कक्ष अनुदेशन वह अनुदेशन होता है जो कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो टीचर और स्टूडेंट के बीच होगा ना। हाँ वो जी। तो आप जो इंस्ट्रक्शन बोल रही है वो प्रिंसिपल आपको देगा, लेकिन जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में तो टीचर टीचिंग स्टूडेंट को और ही लर्निंग में देगा ना, तो बेटा, यहाँ पे हाँ तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में तो खाली टीचर ही देगा आपको। जैसे आप भाई हाँ स्टैंड अप खड़े हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मुझे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये है टीचर के हम्म इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को देता है वो टीचिंग लर्निंग के दौरान। दौरान वही लेकिन मैम मैम। यहाँ मैम शिक्षण लिखा है, शिक्षण मतलब हो गया कि जहाँ बच्चे और टीचर स्टूडेंट। दोनों के बीच में जो कंडीशन बनती है, हाँ वहां जी। पे स्टूडेंट भी देता है समटाइम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक मैम पढ़ाने बैठी हैं, समटाइम बच्चे बोलते हैं मैम आज ये टॉपिक रहने दीजिए, आज ये आप पढ़ा दीजिए क्योंकि ये ज्यादा अभी हमें तुम ना एक इम्पोर्टेंट लग रहा मिनट, है। एक मिनट में आई, मैं तो वो चीज वॉशरूम मैं जाके, कह रहा आप हूँ। लोग करो तब तो, तक। तो इंस्ट्रक्शन मैम दोनों तरफ से दिया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि टीचर ही देंगे, बट स्टूडेंट भी दे सकता है। क्या पढ़ाए वो बात नहीं है ना, यहाँ पर मैम पढ़ा रही है तो मैम ही इंस्ट्रक्शन देगी ना, वो पढ़ाना वो पढ़ाई में आ जाएगा, बट पढ़ाई से रिलेटेड चीज तो मैम ही बताएगी ना।